हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हम पढ़ रहे थे। पहले हमने 2 क्लास ले ली थी और डेली ये क्लास आ रही है आपके आरएसएसबी एलडीसी एग्जाम में। जो वोकैब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है और वोकैब एक ऐसा पोर्शन है जिसमें हर विद्यार्थी को समस्या होती है। तो इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से एक सीरीज में हम लोग ले रहे हैं कि 15 मिनट तक की हम क्लास रखें, छोटी क्लास रखें 10 से 15 मिनट, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम में आने वाले शब्द हैं 15 से 20 वर्ड्स में आपको कवर करता रहूं। डेली जब हम ये करेंगे तो 2-3 महीने में सारी वोकैब याद हो जाएगी। इस उद्देश्य से, क्योंकि वोकैब के 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे। कई बार स्टूडेंट्स इसको बिल्कुल छोड़ देते हैं, कई बार इसको इतना एंड में शुरू करते हैं कि वो याद ही नहीं रहते हैं। इसलिए मैंने बिल्कुल सही समय पे एग्जाम से 6 महीने पहले ये सीरीज स्टार्ट करी है। रेगुलर ये होगा। और जो नए जुड़े हैं ध्यान रखना, तीसरी क्लास है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स की, तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास आ चुकी है। क्लास हम लगभग 10 से 15 मिनट की रखते हैं और इसके बाद हमारी शुरू हो जाएगी। कल किसी कारण से क्लास नहीं आ पाई थी, लेकिन रेगुलर रहेगी अब क्लासें। और कल जो क्लास नहीं आई थी उसकी भरपाई मैं आज कर दूंगा। आज आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ाएंगे अपन, ज्यादा वर्ड्स हम लोग याद करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज का जो पहला वर्ड है दोस्तों वो ये है आपके सामने। 3 शब्द देख लो, क्रेडिबल, क्रेडिटेबल और क्रेडुलस। वेरी गुड, बहुत अच्छे शब्द हैं ये तीनों और एग्जाम में बार बार पूछते हैं। क्रेडिबल है ना, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास करने योग्य, कोई ऐसी चीज है जिस पर विश्वास किया जा सके, है ना। एक इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय। अविश्वसनीय मतलब इतना ज्यादा अच्छा है कि हम मान ही नहीं सकते। अविश्वसनीय। है ना। 200 में से 250 नंबर आ गए, ये तो अविश्वसनीय बात हो गई। 200 में से 200 आ गए भाई किसी के, तो ये तो अविश्वसनीय बात हो गई। मतलब बहुत ज्यादा अच्छा हो, इतना ज्यादा अच्छा हो कि उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, तो उसको भी हम इनक्रेडिबल कह सकते हैं। और कोई बिल्कुल ही हवाबाजी कर रहा हो तो उसको भी इनक्रेडिबल कहते हैं, जिस पे विश्वास नहीं हो सकता है। तो क्रेडिबल का मतलब होता है दोस्तों विश्वास करने योग्य, कोई ऐसी चीज है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, यानी कि ये तो हो जाएगा बिलीवेबल, जिस पर विश्वास किया जा सके, बिलीवेबल। और ये हो जाएगा अनबिलीवेबल। बिलीव का मतलब तो आप सब जानते ही हैं कि बिलीव का मतलब होता है विश्वास करने योग्य। तो क्रेडिबल मतलब होता है बिलीवेबल और इनक्रेडिबल मतलब होता है अनबिलीवेबल। ठीक है। क्रेडिटेबल का मतलब होता है सम्माननीय या जिसको हम श्रेय दे सकें, श्रेय देने योग्य। आपके प्रयास बहुत ही क्रेडिटेबल हैं। क्रेडिटेबल मतलब आपके प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए, है ना। ये जो क्लास है सर बहुत ही क्रेडिटेबल क्लास ले रहे हैं आप, कि यहाँ पर आपको श्रेय देना पड़ेगा, कि आप श्रेय देने के साथ साथ थोड़ा लाइक शेयर कमेंट भी करो, है ना। क्रेडिटेबल का मतलब होता है सम्मान देने योग्य, श्रेय देने योग्य। और क्रेडुलस है अगला शब्द। क्रेडुलस का मतलब होता है दोस्तों भोला भाला, सीधा साधा। ऐसा व्यक्ति जो किसी की भी बातों में फंस जाए, ऐसा व्यक्ति जो किसी के ऊपर भी विश्वास कर ले। दोस्तों इसका एक और शब्द बता रहा हूं मैं आपको, और वो होता है गलीबल। गलीबल का मतलब भी होता है भोला भाला, सीधा साधा, किसी की बात पर विश्वास कर लेने वाला। ये आपके क्वेश्चन 1 वर्ड में भी आएंगे और कंफ्यूजेबल वर्ड्स में भी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 वर्ड में भी बार बार क्रेडुलस और गलीबल पूछते हैं आपसे। गलीबल मतलब किसी की भी बात में विश्वास कर लेने वाला व्यक्ति। क्रेडुलस का मतलब किसी की भी बात में विश्वास करने वाला व्यक्ति, भोला भाला, सीधा साधा। क्रेडिट, क्रेडिट दो साहब, मुझे क्रेडिट दो, इस बात का क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, इस बात का श्रेय मुझे मिलना चाहिए। वहां से शब्द बना है क्रेडिटेबल, यानी श्रेय देने योग्य। आपने कुछ अच्छा बना, काम किया, आपको श्रेय देना चाहिए। क्रेडिबल का मतलब विश्वास करने योग्य। बिलीवेबल, इनक्रेडिबल बिना मतलब जिस पे विश्वास ना किया जा सके। ये सारे शब्द हमने अच्छे से देख लिया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वॉट एन, फिर फिलर दे रखा है स्टोरी। आई एम नॉट फिलर। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं थोड़ा ग्रामर का पक्ष भी लूं इसका। ये एडजेक्टिव है। अच्छा, ये सारे ही एडजेक्टिव हैं, ये सभी शब्द एडजेक्टिव हैं, जितने भी हैं सारे एडजेक्टिव हैं। चलो अब इस क्वेश्चन का जवाब दो। आई एम नॉट इनफ येट टू बिलीव इट। ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास में एन लिखा हुआ है दोस्तों। एन लिखा हुआ है, इसका मतलब है वॉवल साउंड आएगा। कौन सा साउंड आएगा? वॉवल साउंड आएगा। और वॉवल साउंड आएगा तो पक्का इसमें इनक्रेडिबल, 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 अनबिलीवेबल, ये चारों वॉवल साउंड ही है, इसीलिए एन लगा के दिया है, नहीं तो क्वेश्चन आराम से हो जाता।
अब ऑप्शन चेक करते हैं। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। इनक्रेडुलस का मतलब होता है भोला भाला, भोले भाले इंसान के लिए इसका यूज किया जाता है। ये तो स्टोरी है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता है। फिर से समझ लो, क्रेडुलस उस इंसान को कहा जाता है जो किसी की भी बातों में फंस जाए। अब ये स्टोरी की चर्चा हो रही है, स्टोरी कभी भी इनक्रेडुलस या क्रेडुलस नहीं हो सकती है, तो ये गलत है। सी में लिखा हुआ क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल मतलब श्रेय देने योग्य, या किसी व्यक्ति को श्रेय देने की बात तो है नहीं, ये तो एक स्टोरी की बात चल रही है, तो ये भी गलत है। ये हो सकता है इनक्रेडिबल या अनबिलीवेबल, दोनों का मीनिंग एक ही है। इनक्रेडिबल मतलब जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, अनबिलीवेबल मतलब जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके। यह एक इनक्रेडिबल स्टोरी है। इनक्रेडिबल स्टोरी मतलब अविश्वसनीय स्टोरी है, तो यहां पे इन दोनों में से एक आएगा। अगला शब्द क्रेडुलस और क्रेडिटेबल। आई एम नॉट क्रेडुलस इनफ टू येट टू बिलीव इट, इस पर विश्वास कर लूं, इतना भोला नहीं हूं। और भोला मतलब क्रेडुलस। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए। क्रेडिटेबल का मतलब तो होता है श्रेय देने योग्य, जबकि श्रेय देने योग्य की बात नहीं है, यहां पर बात है विश्वास कर लेने की। इतनी अविश्वसनीय कहानी है कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, मैं इतना भोला नहीं हूं। आई एम नॉट क्रेडुलस इनफ, इस पर विश्वास करने जितना भोला नहीं हूं मैं, इस पर विश्वास कर लेने जितना सीधा साधा भोला भाला नहीं हूं मैं, इसलिए क्रेडुलस आना चाहिए। बढ़िया प्रश्न है, ए राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा घर पे अपने हिसाब से और इसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, बहुत बढ़िया है, मीनिंग से हो जाएगा। द चेयरमैन वेलकम्ड द कंपनीज फिलर परफॉर्मेंस इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा? क्रेडिबल, क्रेडिटेबल, क्रेडुलस या नन ऑफ दीज। क्रेडिटेबल का मतलब क्या होता है? वेलकम किया है किसको? श्रेय देने योग्य परफॉर्मेंस, क्रेडिटेबल हो जाएगा, है ना, क्रेडिटेबल हो जाएगा। क्रेडिटेबल मतलब श्रेय देने योग्य, सम्मानजनक, तो सम्मानजनक था परफॉर्मेंस, श्रेय देने योग्य था परफॉर्मेंस, तारीफ करने योग्य था परफॉर्मेंस, तारीफ करने योग्य मतलब क्रेडिटेबल, श्रेय देने योग्य क्रेडिटेबल, सम्मान किए जाने योग्य क्रेडिटेबल, है ना, तो सम्मानजनक था परफॉर्मेंस, सम्मानजनक है, सीधा मीनिंग से पता चल जाएगा क्रेडिटेबल। चलो साहब, ये हो गया हमारा क्रेडिबल, क्रेडिबलस, ये सारे हो गए। इसके बाद अगले इन 4 शब्दों पर विचार करते हैं। बेहतरीन शब्द है, बार बार एग्जाम में आते हैं, कम से कम 15 बार पूछे हुए होंगे ये एग्जाम में। चारों शब्द देख लो, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, सस्पेक्ट, होमोनिम्स है, इनका उच्चारण आसपास में ही है, इन दोनों का बिल्कुल सेम उच्चारण है, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट। यह दोस्तों एक वर्ब है और इसका मतलब होता है स्वीकार करना। आपको सबको पता है, एक होता है एक्सेप्ट, एक होता है रिजेक्ट, तो रिजेक्ट विलोम शब्द हो जाएगा, एक्सेप्ट जो है स्वीकार करना। एक है एक्सेप्ट, EXCEPT, ये दोस्तों एक प्रीपोजिशन होता है और नाउन से पहले यूज किया जाता है। थोड़ा सा इसका ग्रामर भी ध्यान रखना। इसका मतलब होता है के अलावा या छोड़कर, है ना, यानी बट का सेंस देता है। जैसे मेरे को कहना है कि विराट को छोड़कर सारे खिलाड़ी मैदान पर पहुंच गए। एवरी प्लेयर हैज रीच्ड द स्टेडियम एक्सेप्ट विराट, विराट के अलावा, विराट को छोड़कर। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा या छोड़कर, ये एक प्रीपोजिशन है। एक शब्द है एक्सपेक्ट, EXPECT, एक्सपेक्ट, इनको पढ़ना सही से क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम से ही दिख रहे हैं, दूसरा और तीसरा, बस पी इधर है, ये इधर, इसमें पी पहले है, इसमें पी बाद में, बस बाकी सेम दिख रहा है। EX बहुत कंफ्यूज कर देते हैं ये शब्द। एक्सेप्ट, EXCEPT, और एक्सपेक्ट, PECT, है ना। तो एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, भविष्य में कोई काम हो रहा हो तो उसकी उम्मीद करना, या नियर फ्यूचर के बारे में होप, है ना, नियर फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहते हैं एक्सपेक्ट। सस्पेक्ट का सीधा सा मतलब है संदेह करना, है ना, सस्पेक्ट का मतलब है संदेह करना या संदेह, दोनों है, यह नाउन भी है और वर्ब भी है, ठीक है। एक्सपेक्ट आपकी एक वर्ब है, सस्पेक्ट एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। सस्पेक्ट का मतलब होता है दोस्तों संदेह करना या संदेह, ठीक है। चारों का मीनिंग पढ़ लिया। एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करना, EXCEPT, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा या छोड़कर, और एक्सेप्ट ACCEPT इसका मतलब होता है स्वीकार करना, और ये हमारी वर्ब है। 4 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में कंफ्यूजेबल वर्ड्स के, इसी क्लास से आएंगे। 15 क्लास में आपको सब समझा दूंगा, इसका रिवीजन कर लेना, आपका एग्जाम में क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा पक्का, ठीक है। 15-15 मिनट की 15 क्लास लेनी है, रोज डेली एक एक ले लो, उसको रिवाइज कर लो। 4 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये 4 क्वेश्चन तो जीत और हार का फैसला कर देंगे।
ये 4 क्वेश्चन तो जीत और हार का फैसला कर देंगे। तो क्या हम अगर नौकरी लगने के लिए इतना सा नहीं उठा सकते कि 15 मिनट वोकैब पढ़ ली दिन की? हाँ, लास्ट में एक साथ याद रखोगे करोगे कि भाई अब अप्रैल हो गया, अब हमारा कोर्स पूरा हो गया, इंग्लिश का पूरा हो गया, हिंदी का पूरा हो गया, अब वोकैब याद करनी है, कुछ याद नहीं रहेगा, है ना? थोड़ा थोड़ा करके याद करना पड़ेगा। आओ क्वेश्चन देखते हैं। द म्यूजियम इज ओपन, म्यूजियम खुला है या खुला रहता है? एवरी डे, रोज खुलता है। फिलर मंडेज, मंडेज को छोड़कर, यही कहना चाह रहा है सेंटेंस कि मंडेज को छोड़कर म्यूजियम जो है रोज खुलता है। तो छोड़कर यानी एक्सेप्ट, EXCEPT, बी आंसर हो जाएगा इसका। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शी वॉज अ लेटर फ्रॉम द बैंक बट इट डिड नॉट कम। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। अब स्वीकार कहां से कर लेगा? सेंटेंस आगे क्या कह रहा है? लेटर तो आया ही नहीं, तो स्वीकार करने का तो भाव ही नहीं है सेंटेंस में। अब ये देखो, एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, ये तो प्रीपोजिशन आईएनजी जुड़ता ही नहीं है, शब्द ही गलत है। एक्सेप्ट एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है के अलावा, इसमें आईएनजी कभी नहीं जुड़ता है। सस्पेक्ट का मतलब होता है संदेह करना, तो संदेह कैसे करेगा? लेटर के ऊपर संदेह कर देगा क्या कि वो संदेह कर रही थी लेटर पे? गलत बात है ना? अब ये उत्तर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टिंग का मतलब होता है उम्मीद करना। वो उम्मीद कर रही थी या इंतजार कर रही थी एक लेटर की, और वो लेटर नहीं आया, है ना? स्वीकार करना क्यों नहीं हो सकता है कि भाई स्वीकार कर रही थी, आया नहीं, बात जमती ही नहीं है कि वो एक लेटर को एक्सेप्ट तो कर रही थी, लेटर आया ही नहीं। तो जब आया ही नहीं है तो एक्सेप्ट किसको कर रही थी फिर वो, है ना? एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, तो जब लेटर आया ही नहीं तो किस चीज को स्वीकार कर लिया? मीनिंगफुल नहीं है, ये गलत है बिल्कुल, यहाँ पे मीनिंग नहीं दे रहा है। एक्सपेक्टिंग इसलिए हो जाएगा क्योंकि उम्मीद कर रही थी और लेटर नहीं आया, ठीक है। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको भी हम कहते हैं शी इज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। एक्सपेक्ट करना यानी कि इंतजार है, और उम्मीद है भाई बच्चा होने वाला है। कोई भी काम जो निकट भविष्य में होने वाला हो उसके लिए हम जो है एक्सपेक्ट वर्ब का यूज कर सकते हैं, है ना? होप और एक्सपेक्ट, होप का मतलब होता है आशा करना, और एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, प्रत्याशा। एक्सपेक्ट का मतलब होता है प्रत्याशा, ठीक है, जो होने वाला हो। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन, आपके इन्विटेशन के लिए धन्यवाद। आई एम हैप्पी, मैं इसको स्वीकार करके खुश हूं। तो यहां पे सीधा सीधा एक्सेप्ट मीनिंग हो जाएगा, एक्सेप्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्वीकार करना है भाई, इसको इन्विटेशन को स्वीकार किया जाता है। तो इन्विटेशन का क्या संदेह करना, क्या उम्मीद करना? थैंक यू कह रहा है तो इसका मतलब उम्मीद तो है ही नहीं, आ ही गया लेटर। जब अगला कह रहा है थैंक यू, थैंक यू का मतलब लेट इनविटेशन आ चुका है, तो आ चुका है तो एक्सपेक्ट कैसे होगा? एक्सपेक्ट का मतलब तो होता है उम्मीद करना, ठीक है। उम्मीद नहीं कर रहा है, लेटर आ गया है, अब क्या उम्मीद है? एक्सेप्ट तो प्रीपोजिशन होता है, ये तो हटाओ, गलत है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, टू के बाद में एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। बहुत अच्छे शब्द हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को लिख लो, इन शब्दों का मीनिंग लिख लो, आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न सही होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे जो देखेंगे हम वो बेहतरीन वाले फ्रेज जो हमारे कंफ्यूजेबल वर्ड्स हैं। ये ऐसे कंफ्यूजेबल वर्ड्स हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में आमतौर पे गलत हो जाएंगे अगर आपने इसकी ग्रामर पे ध्यान नहीं दिया। तो बहुत ही अच्छे शब्द हैं, और ये कंफ्यूजेबल वर्ड्स बहुत सारे पूछे गए हैं विभिन्न जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं ना उनमें। लेकिन हमको पता है कि आजकल हमारे जो बोर्ड है उसने कसम खा रखी है कि बहुत टाइट पेपर बनाना है, टाइट पेपर बनाना है, तो ध्यान रखना। अब कंफ्यूजेबल वर्ड्स बहुत सारे ग्रामेटिकल एस्पेक्ट पे आएंगे, मैं वो भी पढ़ाऊंगा आपको। एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा तो बाहर नहीं आएगा। अब उसके लिए हमको जो सिंपल मीनिंगफुल है उनको भी पढ़ना है, और जो ग्रामेटिकल है उनको भी पढ़ना है। दो शब्द हैं दोस्तों, राइज और रेज। राइज और रेज, इन दोनों में अंतर क्या है मैं पूरा समझाता हूं। राइज का हिंदी मीनिंग होता है उदय होना, वृद्धि होना, बढ़ना, इस तरीके से। कीमत बढ़ गई तो द प्राइस हैज राइजन। रेज, रेज का मतलब होता है बढ़ाना। देखो, राइज तब होता है जब स्वयं ही बढ़ जाए चीजें। जब आपको बताया उस सेंटेंस में कि गोल्ड की कीमत बढ़ गई, अब हमने ये थोड़ी बोला, हम अगर ऐसा बोलते कि
बहुत ज्यादा बिक्री ने गोल्ड की कीमतें बढ़ा दी, तब तो हम रेज का यूज करते। लेकिन राइज का मतलब होता स्वयं उदय होना। जैसे हमको कहना हो कि समुद्र तल का जो पानी है उसमें वृद्धि हो रही है या बढ़ रहा है, तो हम उसको भी राइज कहेंगे। ठीक है। रेज का मतलब होता बढ़ाना, जब कोई और काम करे या और बढ़ाएगा, या वृद्धि करना। आप सबको अपनी वोकैब को और बढ़ाना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा, या वोकैब के अपने स्टैंडर्ड को और बढ़ाना होगा। तो वोकैब का स्टैंडर्ड एक तो अगर स्वयं बढ़ रहा है तब तो राइज कहेंगे। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारे वोकैब के स्तर को उठाना होगा, तब हम रेज का यूज करते हैं। सेकंड और थर्ड फॉर्म देखना, वर्ब है ये। राइज की सेकंड फॉर्म होती है रोज और थर्ड फॉर्म होती है राइजन। सूर्य पूर्व में उदय होता है, सन राइजेज इन द ईस्ट। वहां पे हम राइज क्यों लिखते हैं? क्योंकि स्वयं ही उदय होता है, सूरज को जाके उदय थोड़ी कर रहा है उसको। तो सूर्य स्वयं उदय होता है और उदय होता है, इसलिए आपको राइज लिखना चाहिए यहां पर। द सन राइजेज इन द ईस्ट हुआ। रेज की सेकंड फॉर्म रेगुलर है, रेज्ड और रेज्ड। इनकी तीनों फॉर्म याद करो, बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, हम एग्जांपल से समझेंगे। राइज का मतलब होता है स्वयं उदय होना, वृद्धि होना या बढ़ना। सेकंड फॉर्म है रोज और थर्ड फॉर्म है राइजन। रेज का मतलब होता है बढ़ाना या वृद्धि करना। सेकंड फॉर्म है रेज्ड और थर्ड फॉर्म है रेज्ड। सिर्फ लिख लो, एग्जांपल देख लो, दिमाग में छप जाएंगे, एग्जाम में गलत बिल्कुल नहीं होंगे। दो दो तीन तीन बार रिवाइज कर लेना, फिर समय दे रहा हूं मैं आपको आराम से। अब और इनका जो ग्रामेटिकल पॉइंट है वो याद रखो कि राइज्ड इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि एक अकर्मक क्रिया है। राइज के बाद में ऑब्जेक्ट कभी नहीं होता है, राइज के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया यानी जिसके बाद में ऑब्जेक्ट ना हो। जबकि रेज एक सकर्मक क्रिया है, इसके बाद ऑब्जेक्ट जरूर होगा। इस पॉइंट को याद रखना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। ट्रांजिटिव वर्ब है यानी कि सकर्मक क्रिया है, इसके बाद ऑब्जेक्ट जरूर होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। रेज के बाद एक ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। मीनिंग से भी करेंगे और ग्रामर से भी करेंगे। आओ क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस फिलर टू इट्स हाईएस्ट टिल नाउ। कीमत अपने उच्चतम शिखर तक पहुंच गई है, या उच्चतम शिखर तक वृद्धि हो गई है। कोई और कर रहा है क्या वृद्धि, या खुद ही हो रही है? खुद ही हो रही है। सर आपको कैसे पता खुद ही हो रही है? भैया अगर कोई और करता तो लिखा हुआ होता सेंटेंस में किसने कर दी है वृद्धि। नहीं है ना, बाद में ऑब्जेक्ट भी नहीं है। देखो टू आ रहा है, टू थोड़ी ऑब्जेक्ट होता है ना। तो इसका मतलब मित्रों इस सेंटेंस में ना तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, राइज वर्ब हो गई हमारी। और इसके जस्ट बाद में हमने टू इट्स हाईएस्ट लिखा हुआ है। टू तो प्रीपोजिशन होता है, और जहां प्रीपोजिशन आ जाए वहां ऑब्जेक्ट नहीं होता। फिर इसका मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर हुई। दूसरी बात, कोई वृद्धि कर भी नहीं रहा है। हम बोलते कि मुकेश ने प्राइस बढ़ा दी, तब हम लिखते मुकेश हैज रेज्ड द प्राइस। अब इस सेंटेंस को देखो, मुकेश हैज रेज्ड द प्राइस, मुकेश ने बढ़ाई है। जब कोई और बढ़ाता है तब उसको रेज कहते हैं, जब स्वयं बढ़ती है तो राइज कहते हैं। है ना, कितनी बढ़िया बात बताई। जब कोई और व्यक्ति बढ़ाए किसी भी चीज को तो उसको रेज कहते हैं, जब स्वयं बढ़े तो उसको राइज कहते हैं। अब यहां पे बढ़ा रहा है, कौन बढ़ा रहा है? मुकेश बढ़ा रहा है, इसलिए रेज आया है। जबकि यहां पे हमको नहीं पता है किसने बढ़ा दिया, स्वयं ही बढ़ने का काम हुआ, इसलिए राइज आएगा। और राइज की थर्ड फॉर्म राइजन हो जाएगी, ए उत्तर हो जाएगा। क्यों सर ये सेकंड क्यों नहीं हुई? तो दोस्तों हैज लिखा हुआ है, हैज के बाद सेकंड फॉर्म आती नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है सेंटेंस। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और रोज जो है वो सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये तो कतई गलत है। और रेज यहां पर आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि कोई और नहीं बढ़ा रहा है, स्वयं बढ़ रही है। देखो इस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है, प्राइस बढ़ गई साहब। रेज के बाद ऑब्जेक्ट होता है, राइज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। सर आपको तो पता है कि ऑब्जेक्ट नहीं, हमको कैसे पता चलेगा? तो सिंपल बात बता रहा हूं, प्रीपोजिशन आ गया मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो राइज होना चाहिए। यहां प्रीपोजिशन नहीं है, इसका मतलब प्राइस जो लिखा हुआ है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो रेज आएगा। सारी बातें हैं। यहां बढ़ाया किसने? मुकेश ने बढ़ाया है, किसी और ने बढ़ाया तो रेज आएगा। यहां बढ़ाया किसने? नहीं पता, खुद ही बढ़ाया तो राइज आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगला क्वेश्चन। दे उन्होंने
उन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ द क्लास, क्लास के स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया। किसने बढ़ाया? उन्होंने बढ़ाया। जब कोई और बढ़ाए तो रेज आता है, इसलिए यहां पर आएगा रेज, और हैज रेज्ड उत्तर हो जाएगा बी। सर समझ गए? बिल्कुल कांच की जात हो गया। इसमें किसने बढ़ाया पता ही नहीं है, इसलिए राइज आएगा। इसमें किसने बढ़ाया है? उन्होंने बढ़ाया है, तो रेज आएगा। जब कोई और काम कर दे तो रेज आएगा। राइज और रेज का ये अंतर है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट। यहां ऑब्जेक्ट भी है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। क्या बढ़ा दिया भाई? ऑब्जेक्ट, हमारा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया क्लास का, तो यहां ऑब्जेक्ट है क्योंकि यहां प्रीपोजिशन नहीं है ना, इसलिए स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इसके पहले कोई प्रीपोजिशन होता, इन, ऑन, एट, टू, कुछ भी होता, तो यहां भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, और ऑब्जेक्ट नहीं होता तो फिर हमको राइज करना होता, फिर सेंटेंस किसी और प्रकार से बना होता, है ना। पर अभी इस प्रकार से बना है तो हैज रेज्ड हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात, आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब देखो, द वाटर लेवल, पानी का स्तर स्वयं बढ़ा है या किसी ने बढ़ाया है? स्वयं बढ़ा है या किसी और ने बढ़ाया है? सर ये तो स्वयं ही बढ़ाया। कैसे पता स्वयं ही बढ़ा? क्योंकि लिखा थोड़ी है किसने बढ़ाया, किसी व्यक्ति का नाम थोड़ी लिख रखा है कि यहां के लोगों ने पानी के स्तर को बढ़ा दिया। अब जैसे अगर लिखा होता द पीपल, ऐसे होता हमारे पास, द पीपल, द वाटर लेवल। तो अब लोगों ने बढ़ाया है, पीपल मतलब लोगों ने बढ़ा दिया, तो जब लोगों ने बढ़ाया है तो सर हम रेज लिखते हैं यहां पे, है ना, और टेंस कर देते, हैज रेज्ड या हैव रेज्ड, जो भी है हैव रेज्ड लिख देते। पर यहां तो किसी ने बढ़ाया ही नहीं है, ये तो स्वयं ही बढ़ा है। स्वयं बढ़ा है तो राइज आएगा, और राइज है तो टेंस के अनुसार देख लो, ये तो है ही गलत, ये रेज का मतलब ही नहीं बनता, तो हैज राइजन आ जाएगा। हैज रोज क्यों नहीं आ सकता सर? क्योंकि रोज तो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का हैज के बाद क्या काम है? हैज के बाद थर्ड फॉर्म आती है, और राइज की थर्ड फॉर्म राइजन है, इसलिए ए हो गया। हैज राइजन, बढ़ चुका है पानी का स्तर। देखो ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट नहीं है तो राइज आएगा, और राइज को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा है तो हैज के बाद राइजन हो गया। ठीक है, तो ये राइज और रेज का बेसिक डिफरेंस है। स्वयं बढ़े तो राइज, कोई और बढ़ाए तो रेज। ऑब्जेक्ट है तो रेज, ऑब्जेक्ट नहीं है तो राइज। सब पॉइंट लिख दिए हैं, कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होना। इनको कंफ्यूजेबल वर्ड्स कहा जाता है, लेकिन हम कभी भी जिंदगी में सर कंफ्यूज नहीं होंगे, ये हमने वादा कर लिया जिंदगी में। आज आओ, चार बहुत ही सिंपल शब्द याद करते हैं। वेन, VAIN, वेन का मतलब होता है व्यर्थ, है ना। घमंड भी होता है, दंभ भरना उसको भी कहते हैं, लेकिन व्यर्थ होता है। अब व्यर्थ में पछताने से क्या होगा? अब तो समय जा चुका है। तो वाई क्राई इन वेन, VAIN, ध्यान रखना छोटे छोटे से अंतर हैं। ये VAIN है, ये VEIN है, छोटा सा अंतर है। VEIN, वेन, इसको कहते हैं नस, वेन्स। वेन्स, हमारे जो नसें होते हैं शरीर में उसको कहते हैं वेन्स। इसकी स्पेलिंग है VEIN। एक होता है VAIN, इसका मतलब होता है व्यर्थ, आराम से पता चल जाएगा, है ना। चलो, एक होता है वेन, VANE, इसका मतलब ये होता है पवन चक्की का पंख होता है। पवन चक्की होती है, 3 पंखे होते हैं उसके। एक है WANE, बहुत अच्छा शब्द है, एग्जाम में क्वेश्चन इसका बहुत सारा आया है। इस वाले कंफ्यूजेबल वर्ड से अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर तो 5-7 बार क्वेश्चन आ चुका है हमारे। ठीक है, VANE, इसका मतलब होता है पतन या कम होना, किसी भी साम्राज्य का पतन होना, है ना, या कोई भी चीज कम होना, उसको जब हम कहेंगे तो उसको हम कहेंगे दोस्तों कम होना, यानी WANE, वैन। वैन यानी कम होना। तो चारों का मीनिंग स्पष्ट है। VAIN, व्यर्थ या घमंड। VANE, पवन चक्की का पंख। VANE, वैन, पतन या कम होना। VEIN, नस या शिरा। इन चारों का उच्चारण बिल्कुल सेम है, वैन कहते हैं इन चारों को, वैन, वैन, है ना। तो उच्चारण सेम है, स्पेलिंग से ये क्लियर हो रहा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। एम्प्लॉयर्स क्लियरली होप्ड, एम्प्लॉयर्स ने, जो वहां पे लोगों को काम दे रहे थे, उन्होंने ये होप किया था कि द वर्कर्स वुड स्टे लॉन्गर, कि जो कर्मचारी है वो लंबे समय तक रुकेंगे। ऐसा एम्प्लॉयर्स ने आशा की थी कि कर्मचारी ज्यादा समय तक रुकेंगे, लेकिन देयर एफर्ट्स, उनके जो प्रयास थे, वर लार्जली, वो क्या हो गए थे? नस हो गए थे क्या? नस, नस तो होता ही नहीं है। पतन हो गया था क्या प्रयासों का? नहीं है। VANE, पवन चक्की का पंख हो गया था क्या? नहीं।
तो क्या हो गया था, व्यर्थ हो गए थे सर, वो तो उनके प्रयास तो व्यर्थ हो गए थे, और व्यर्थ हो गए तो उत्तर हो जाएगा ए। प्रयास तो व्यर्थ ही हो सकते हैं, या तो सफल होंगे या व्यर्थ होंगे। सफल का तो शब्द लिखा हुआ नहीं है, तो व्यर्थ हुए होंगे, ए उत्तर है। उनके प्रयास व्यर्थ में चले गए, VAIN, वेन, है ना। इन वेन, इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ में। क्राई इन वेन, व्यर्थ में रोना, क्राई इन वेन, व्यर्थ में रोना। साफ साफ शब्द लिखा आएगा, क्राई इन वेन, ठीक है। तो वेन का मतलब होता है रोना। जी हमारे अगले शब्द थे, और ज्यादा इसमें एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है भैया, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे कंफ्यूजेबल वर्ड्स में। आपके ज्यादातर संभावना है कि आपसे क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाए, राइज और रेज में, लाई और ले में, है ना, फाउंड और फाइंड में, सारे पढ़ा दूंगा मैं जितने भी है, फेल और फेल्ड में, फॉल और फेल में, है ना, जो वर्ब के ऊपर बेस है। क्योंकि टफ बनाने के लिए वो सिर्फ यहां जा सकते हैं कि भाई रट तो तुम लिए, अब तुम ये भी सोचो दिमाग लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो। सिर्फ ये क्लास देखनी है, लिखना है, एग्जाम्पल देखना है, सबका टेस्ट लूंगा मैं, हर 7 दिन में टेस्ट लूंगा आपका, ठीक है मित्रों। इसके बाद लास्ट में मेरे पास एक और शब्द लिखा हुआ है, और वो शब्द लिखा हुआ ये, फाइंड, फाउंड, फाउंड। फाइंड का मतलब होता है खोजना या प्राप्त करना, सॉरी, खोजना मतलब तो सर्च होता है, प्राप्त करना या पता लगना, ढूंढ निकालना, इसका रास्ता जो है मैंने ढूंढ लिया, है ना, फाउंड वेज। फाउंड का मतलब होता है स्थापना करना, स्थापना करना। अब ये क्यों कंफ्यूज करता है, कारण है, फाइंड की सेकंड फॉर्म देखो कौन है, फाउंड है। फाइंड मतलब पता लगना, और पता लगने वाले की सेकंड फॉर्म फाउंड होती है, और थर्ड फॉर्म भी फाउंड होती है, जबकि स्थापना करने वाले की फर्स्ट फॉर्म फाउंड होती है। इसलिए कंफ्यूज कर देता है, भयानक तरीके से कंफ्यूज कर देता है। ये वाला फाउंड जो है ना, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वाला फाउंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यानी अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म फाउंड है तो उसका मतलब हो जाएगा पता लगना या प्राप्त करना। लेकिन अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाउंड है तो उसका मतलब होगा स्थापना करना। सोचो, फाउंड के दो मतलब हुए, एक तो होता है पता चलना, एक होता है स्थापना करना। लेकिन पता चलना वाला जो फाउंड है वो सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पता चलने वाले की फर्स्ट फॉर्म फाइंड होती है। कितना बढ़िया कंफ्यूजेबल वर्ड्स है। फाउंड फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब होगा स्थापना करना, और इसकी सेकंड फॉर्म होगी फाउंडेड, और थर्ड फॉर्म भी होगी फाउंडेड, ईडी जुड़ेगा। अब बताओ, पता चलने वाले की सेकंड फॉर्म फाउंडेड होती है क्या? नहीं होती है। पता चलने वाले की सेकंड फॉर्म फाउंड होती है। स्थापना करने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? फाउंड होती है, और सेकंड फॉर्म क्या होती है? फाउंडेड। बस मीनिंग के ऊपर होगा आपका ये क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखना सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हम यहां पर कह सकते हैं कि फाउंड, अगर ये फाउंड शब्द वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, तब तो इसका मतलब होगा पता चलना। लेकिन अगर ये फाउंड शब्द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाए तो इसका मतलब हो जाएगा स्थापना करना। और इसकी फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म कौन है? इसकी सेकंड फॉर्म है फाउंडेड। इतना सा काम करना है, काम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आर्य समाज वॉज फिलर बाय दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज का पता लगाया था या आर्य समाज की स्थापना करी थी? सर आर्य समाज की स्थापना करी थी। स्थापना करने का मतलब होता है फाउंड, और मित्रों वॉज के बाद पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगी। बाय लिखा हुआ है, बाय दयानंद सरस्वती, बाय दयानंद सरस्वती मतलब सर ये तो पैसिव वॉइस में जाएगा। पैसिव वॉइस में जाएगा तो वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, और स्थापना करने वाले की थर्ड फॉर्म होती है सर फाउंडेड, इसलिए यहां आ जाएगा वॉज फाउंडेड। और ये रहा आपका उत्तर सी। ये शब्द गलत है। ये फाइंड का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। फाइंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसका मतलब होता है पता चलना। और फर्स्ट फॉर्म तो आ ही नहीं सकती है वॉज के बाद कभी भी। वॉज के बाद तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है एक्टिव वॉइस में, और थर्ड फॉर्म होती है पैसिव वॉइस में, तो यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी। अब ये भी थर्ड फॉर्म है और ये भी थर्ड फॉर्म है, लेकिन फाउंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है पता चलना। मैंने पहले लिख रखा है कि अगर ये फाउंड आपका वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब है पता चलना। अब कोई कहते सर ये भी तो थर्ड फॉर्म है, फाउंड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म में इसका मीनिंग होता है पता चलना। पता चलना तो मीनिंग ही नहीं है। क्या पता चल गया था क्या? फाउंड स्थापना करना है, और स्थापना करने वाले की थर्ड फॉर्म होती है फाउंडेड। कितना बढ़िया प्रश्न है, आगे देखते हैं।
हाँ, एक बार में अगर आपको थोड़ा सा असहज महसूस हो रहा है, दोबारा मेरी सारी बातें सुन के इन क्वेश्चंस को करोगे, सब आसान लगेगा। एक और बात बता देता हूं मैं आपको, ये जो फाइंड है ना, फाइंड ये नाउन भी होता है। फाइंड को फाइंड्स भी लिख सकते हैं हम। ये नाउन नहीं होता, ये वर्ब है, ये केवल वर्ब है, ये वर्ब और नाउन दोनों है। चलो सेंटेंस देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट मेड सम इंटरेस्टिंग फिलर व्हेन दे डग अप इन द फील्ड। जब उन्होंने फील्ड में खोदा। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब है पुरातत्व ज्ञानी, यानी जो पुरानी चीजें खोजते हैं ना, उनको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो जो पुरातत्वविद है, उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग चीजों का पता लगाया जब उन्होंने फील्ड को खोजा। जब उन्होंने फील्ड को डग अप का मतलब होता है खोदना, तो जब खोदा तो उनको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल गई साहब। तो अब देखो ये शब्द लिखा हुआ फाउंडेड्स, ये तो शब्द ही गलत है, फाउंड गलत है, फाइंड हो जाएगा। फाइंड का बनेगा फाइंड्स। फाइंड्स का मतलब होता है बहुत सारी चीजें मिली है। तो मैंने बताया आपको फाइंड वर्ब नाउन भी होती है। फाइंड क्या होती है? नाउन होती है। नाउन भी हो सकती है और नाउन हो सकती है। इसमें एस जुड़ गया, एस इसलिए जुड़ गया क्योंकि सम के बाद प्लूरल नाउन होता है दोस्तों, इसलिए फाइंड्स शब्द सही है। फाउंड में एस नहीं जुड़ता है क्योंकि फाउंड का तो नाउन होता ही नहीं है फाउंड तो, ठीक है। चलो अगला, आई हैव जस्ट फिलर 10 रुपी नोट इन माई पॉकेट। मुझे मेरे पॉकेट में 10 रुपए की स्थापना हुई है क्या मेरे पॉकेट में? नहीं, मेरे पॉकेट में 10 रुपए मिले हैं, मैंने प्राप्त किए हैं 10 रुपए। प्राप्त करना मतलब फाइंड, प्राप्त करना मतलब फाइंड। लिखा हुआ क्या है? हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। और फाइंड की थर्ड फॉर्म होती है फाउंड, इसलिए यहां उत्तर हो जाएगा दोस्तों फाउंड। डी इज द राइट आंसर। ये थे हमारे आज के कंफ्यूजेबल वर्ड्स और इनके एग्जाम्पल्स। अब इन सबको लिख लेना है, इनके एग्जाम्पल्स भी आपको लिख लेना है। रोज क्लास होगी, कल भी होगी, 10 से 15 मिनट की रहेगी। आज थोड़ी लंबी थी क्योंकि कल नहीं पढ़ाया था, तो उसकी रिकवरी करनी थी, हमको कंपनसेट करना था। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।